अब तक नेताओं के साथ चर्चा आपने कई कार्यक्रमों में देखा होगा, मगर आज इस कार्यक्रम में इन चर्चाओं के बीच आरोप प्रत्यारोप कहीं नहीं दिखेगा। यहाँ हमारे कार्यक्रम में आरोप प्रत्यारोप की गुंजाइश कहीं नहीं है। आज हमारे साथ बैठे ये नेता आपको ये बताएंगे कि हमारे विकास के लिए ये क्या कर रहे हैं, इनके स्ट्रेटेजी क्या है, ये किस तरह से हमारा विकास करेंगे। हमारा प्रतिनिधित्व करने वाले आप सबों का स्वागत है। आज हमारे साथ है सीपीएम से अविनाश ठाकुर जी, साथ ही हमारे साथ है इरशाद हुसैन साहब, नेशनल जनता पार्टी यूनाइटेड इंडियन जनता नेशनल जनता पार्टी इंडिया, नेशनल जनता पार्टी इंडियन, सॉरी, निखिल झा जी निर्दलीय। आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग यहाँ ये जानना चाहेंगे, आम जन एक प्रत्याशी से बहुत सारी अपेक्षाएं रखते हैं। एक प्रत्याशी के लिए अपेक्षा आम जनों से होती है इलेक्शन के इलेक्शन, आप इलेक्शन के टाइम में लोगों से अपेक्षा रखते हैं, मगर हमारी अपेक्षाएं आपसे हमेशा होती हैं। इन 5 सालों में हम लोग ये सोचते हैं, इन 5 सालों में हमारे आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे, आखिर आपके जीतने से हमारा क्या फायदा होने वाला है, आम जन का विकास कैसे होने वाला है। तो आपसे यही जानना चाहिए कि आप हमारे विकास के लिए कैसे काम करेंगे, आखिर आपकी कार्य प्रणाली क्या है, आपकी स्ट्रेटेजी क्या है, क्या प्रोग्राम लेकर आप आए हैं जिससे आम जनों को फायदा होगा, हमारे दरभंगा शहर को फायदा होगा। तो हम शुरुआत करना चाहेंगे हमारे अविनाश जी के साथ। सर आप बताएं, क्या आपके पास क्या ऐसा स्ट्रेटेजी है जिससे हमारा विकास होगा। चुनाव में इन्हीं बातों पर चर्चा होनी चाहिए। आज देश के बड़े राजनेता इन मुद्दों की ओर नहीं जा रहे। आपने देखा गाय की चर्चा, चाय की चर्चा, दूसरी बेतरतीब चर्चाएं जिससे समाज में सद्भावना बिगड़ता हो, समाज में गलत मैसेज जाता हो, ऐसी चर्चाओं का दौर चल रहा है। और इस बीच आपका चैनल, छोटा सा चैनल, यह प्रयास कर रहा है। मैं इसके लिए आपको बधाई देता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ कि आपने इन मुद्दों की ओर जनता को ले जाने की कोशिश की है। हम कहना चाहते हैं कि दरभंगा आज मर रहा है। दरभंगा पुराना ढांचागत विकास वाला शहर रहा है। दरभंगा महाराज के द्वारा किए गए कामों का शहर रहा है, और उस दरभंगा में को विकास के नाम पर बेतरतीब निर्माणों के जरिए बर्बाद किया जा रहा है। आपने छोटे से वर्षा में देखा कि किस रूप में जल जमाव हुआ। घरों से निकलने के लिए लोगों को मोटरसाइकिल का सहारा लेना पड़ा। महीनों लोग जल जमाव से परेशान रहते हैं। और जब सुखाड़ आती है, जब चैत और बैसाख का महीना आता है, तो पानी के लिए तरसते हैं। यही दरभंगा का पिक्चर बन गया है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? अगर बाढ़ आ रही है, अगर जल जमाव हो रहा है, तो लोग मोटरसाइकिल से निकल, फिर क्या उनको नाव चाहिए? जहाँ पे अब सुखाड़ आ रहा है, तो फिर आप वर्षा तो नहीं करा सकते हैं। आपको हम बताना चाहते हैं कि ये कृत्रिम है, क्योंकि बेतरतीब ढंग से विकास हुए, और उस बेतरतीब निर्माण के चलते जो समस्याएं पैदा हो रही है उसको रोकेंगे। हम पोखरों की भराई रोकेंगे। हम नाली पर जो बसे हुए लोग हैं, अट्टालिका खड़ा करने वाले लोग हैं, उनको पीछे हटने के लिए मजबूर करेंगे। हम जो जरूरत है योजनाबद्ध विकास का, प्लानिंग का, हम वो प्लानिंग करने के लिए मजबूर कर देंगे। नगर निगम हो कि बिहार सरकार हो, उसको मजबूर करेंगे कि प्लानिंग योजनाबद्ध ढंग से दरभंगा का विकास होना चाहिए। ये बेतरतीब निर्माण ठेकेदारी लूट के लिए नहीं चलेगा। इसको योजनाबद्ध ढंग से हमको विकास करना है। हमको योजनाबद्ध ढंग से विकास हम करेंगे दरभंगा शहर का। आज दिखता है सड़कें लगातार बनती हैं, हर रोज हम लोग देखते हैं कहीं ना कहीं सड़क बन रही है, कहीं ना कहीं जाम लग रहा है सड़क बनने के कारण। तो सड़कें तो बन रही हैं। हम तो आपको बतलाए ना कि सड़कों का निर्माण, अगर पैसा आएगा, पैसा खर्चा नहीं होगा, तो कमीशन कैसे बनेगा? उसके लिए कोई अगर प्लानिंग होगा तो कमीशन का पैसा नहीं बचेगा, ज्यादा पैसा लगेगा उस निर्माण में। अब ऐसे रास्ते का निर्माण होता, छोटे छोटे पतली गलियों में ढलाई की गई है। आप उसकी गुणवत्ता को जाकर जांचिए। हमने देखा है, वो तो पैसा आया बिहार सरकार का, बिहार दरभंगा के सौंदर्यीकरण का, दरभंगा के नाली निर्माण का, दरभंगा के को सुंदर बनाने के लिए पैसा तो आया,
लेकिन पैसा खर्चा हुआ दूसरे तौर तरीके से, लूट के तरीके से। हम आपको कहना चाहते हैं कि सैकड़ों करोड़ रुपया आया दरभंगा के विकास के लिए, लेकिन आप कहीं हमको दिखा सकते हैं कि दरभंगा का विकास हुआ? तो आपका मानना है जो पैसे आते हैं उनकी जो गुणवत्ता, जिन कार्यों में जो कार्य हो रहे हैं उन पैसों से, उनकी गुणवत्ता खराब होने के कारण विकास का ढांचा सही नहीं बन पा रहा है? एकदम सही है, यही बात हम कहना चाहते हैं। तो आप जब अगर आप सत्ता में आते हैं तो आप पहले इन सबों पे ध्यान दें, गुणवत्तापूर्ण काम हो, सड़कें नाले ये गुणवत्ता के साथ बने। देखिए, एक विधायक की हैसियत होती है जी, उसके अधिकार होते हैं जी, अधिकारों के अंदर रह के काम करना पड़ता है। हम इस सिस्टम के अंदर जब जाएंगे तो हमको उसके सीमा में काम करना पड़ेगा। जी, तो अब तब हमको जनता का समर्थन चाहिए, हमको आंदोलन का समर्थन चाहिए, जन आंदोलन का समर्थन चाहिए, तब जाके हम इन कामों को करेंगे। हर एक हमारा प्रशासन भ्रष्टाचार के आगोश में समाया हुआ है, हर एक ऑफिस, हर एक कार्यालय बेईमानी और भ्रष्टाचार पर टिका हुआ है। उसके लिए कोई अकेला विधायक चाहेगा कि हम इसको सिस्टम को रोक दें, इस भ्रष्टाचार को रोक दें? नहीं होगा। इसके लिए एक ढांचा, एक संगठन चाहिए, जो संगठन इस भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ेगी, जिसका नेतृत्व हमारा विधायक करेगा, जो शहर से जीतने वाला विधायक होगा, जो शहर की विकास चाहेगा, वो जन आंदोलन का नेतृत्व करेगा और नेतृत्व करके इन बातों पर काबू पाएगा। जो लूट हो रही है उसको रोकेगा। चलिए, बहुत बहुत बढ़िया, हम आगे बढ़ते हैं। आप बताइए, आप किन मुद्दों को लेके आए हैं? देखिए, सबसे जो पहली बात मैं आपको बता दूं, इलेक्शन लड़ना या इलेक्शन में खड़ा होना मेरा मेन मकसद था नहीं, लेकिन जब से मैंने देखा, अब आज से लेके मेरी उम्र लगभग 30 है, क्रॉस है, बचपन से लेके आज तक मैं देख रहा हूँ, खासकर हमारे दरभंगा शहर में एक भी ऐसी चीज नहीं है जो रियल डेवलपमेंट हो। शिक्षा जो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है मेरी। आज मैंने देखा कुछ शिक्षा मित्र जो नीतीश जी ने बहाल किया है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने। अभी कुछ दिन पहले कुछ नेशनल चैनल्स पे आ रहा था, उनसे पूछा जा रहा था कि आप केमिस्ट्री के स्पेलिंग करके बताओ, तो वो कह रही CHOMBT। सर, मैं नहीं कर सकती। तो ये जो शिक्षा, ये जो हमारे बच्चों को एजुकेट करेंगे तो आने वाला फ्यूचर क्या होगा? शिक्षा मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है। सबसे पहले मैं इनको, इसमें जो धांधली हुई है मैं इसे खत्म करूंगा। और एज अ विधायक बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। देखिए, एक बात सर की, मैं एक बात से सहमत हूँ कि आजकल ग्लोबल वार्मिंग जो आप सुनते हैं इसके बारे में, पूरी दुनिया इस प्रदूषण से, और आने वाले दिन में पूरी दुनिया तबाह होने के कगार पे है। तालाब जिस तरह से हमारे प्रशासन को पैसे देके भरा जा रहा है, इसको सबसे पहले मैं रोका। आज निकासी बहुत कम हो रही है, मच्छर बहुत ज्यादा पैदा हो रहा है ड्यू टू लोगों को। अभी एक एरिया में घूम रहा था, मैं आपको बता दूं, भीगो साइड में, जी शहरी क्षेत्र में, वहाँ लोग अपने घरों में गड्ढा खने हुए हैं और उनको निकासी के लिए अभी तक ना यहाँ के विधायक ना वहाँ का मुखिया कोई भी काम कर रहा है। मुझे तो इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन अभी ना मेरे पास पोजीशंस है ना मैं वो कर सकता हूँ। लेकिन मैंने वहाँ के मुखिया को बोला कि ये क्या तमाशा है, तो सर हमें तो फंडिंग नहीं मिला तो हम क्या कर सकते हैं, यानी टोकने वाली बात नहीं। हकीकत ये है कि सब मिलजुल के, ये सारे करप्ट लोग हैं, सब मिलजुल के खा रहे हैं, लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। दूसरी जो मेरी नीति है, शिक्षा के साथ साथ जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो ये कि, मैं परसों की बात बता रहा हूँ, मेरी मोहल्ले में एक भाभी है, प्रेग्नेंट थी, डिलीवरी होने वाला था। इस तरह से रोड पे जाम है, इस तरह से शहर में जाम है, दोनों तरफ अतिक्रमण है। ये वोट बैंक वाले, ये बीजेपी वाले, ये आरजेडी वाले, ये जो भी देश की लीडिंग पार्टीज हैं, इनको इनसे मतलब नहीं, इनको तो बस वोट बैंक चाहिए। अच्छा, एक और चीज मुझे बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इन्होंने जो वोट बैंक को है ना, वो बाप की बपौती समझ रखा है कि ये तो देंगे ही, इन्हें जो करो विकास करो। बात करें मैं उन पे, मैं जिनकी बात कर रहा हूँ ये मुझसे ही रिलेटेड है। मैं ये कहना चाह रहा था कि शहर का जो रियल डेवलपमेंट, मैं भाभी का एग्जांपल दिया, वो आ रही थी और इत्तेफाक से काफी, अब हम लोग कार में थे, मेरी ये प्रचार वाली कार बल्कि इस पे लाओ नहीं, किसी तरह मैं लेके उन्हें भागा। अगर थोड़ा सा मिस्टेक होता तो शायद वो डेथ हो जाती। मैं हेरिटेज हॉस्पिटल लेके उनको आया और उसको, इतनी ज्यादा ट्रैफिक जाम है, इतना ज्यादा जाम है, तो यहाँ हमारे सांसद हैं, हमारे विधायक हैं,
फ्लाईओवर मुजफ्फरपुर में बन रहा है, आप जाके देखिए, हर छोटे छोटे शहरों में फ्लाईओवर, मैं पुल की बात कर रहा हूँ, जो फ्लाईओवर, रोड का चौड़ीकरण होना बहुत जरूरी है। हमारी बच्चियां, हमारी बहनें जो जाती है कॉलेज पढ़ने, ट्यूशन पढ़ने में उनका टाइम है 10 बजे और वो पहुंचते हैं 11 बजे। टीचर कहते हैं कि ये क्या तमाशा बना है, क्यों इतना लेट? तो लेट होने का रीजन क्या है? ये अतिक्रमण और ये ट्रैफिक। दुनार वाले रूट पे आप जाएं, 2-2 घंटा आपको लगता है दुनार वाले रूट पे जाने में। रेलवे स्टेशन से उस बार कौन सा निकल जी, और जो एरिया है जो बीएमपी कैटरैया, ये सब 2 घंटा आपको लगेगा वो क्रॉस करने में। तो वहां जो फ्लाईओवर बनना है वो मैं बनाऊंगा। और एक और चीज है जो मैं अभी मिस कर रहा था, वो ये कि दरभंगा में एक, हाँ, बच्चों के लिए खूबसूरत सा वो नहीं है, एक ग्राउंड नहीं है खेलने के लिए, एक पार्क नहीं है। ये क्या कर रहे हैं ये लोग? 200 साल पुराना शहर है, उससे भी ज्यादा दरभंगा महाराज पूरी दुनिया में लोग जानते हैं। दरभंगा हाउस आज कहाँ नहीं है? लंदन में, कोलकाता में, पटना में। हमारे शहर को गुमनामी की जगह लेते जा रहे हैं। ये तो दिस इज कंप्लीटली नॉनसेंस। वो आप देख रहे हैं राज कैंपस का जमीन सब बिकता जा रहा है, ये क्या हो रहा है? पैसे के आड़ में वोट बैंक की राजनीति। विधायक जी और यहाँ के जो अभी देखिए, अभी एक बहुत बड़े पॉलिटिकल लीडर है, क्या मैं बताऊं, मुझे बहुत अफसोस और दुख होता है। वो अभी, अच्छा, ये विकास का मुद्दा कुछ नहीं, जैसा कि सर ने भी बताया और मैं सहमत हूँ कि चाय पे गाय पे चर्चा हो रही है। ये क्या है? जो रियल एजेंडा है, जो रियल हमारे जो स्टूडेंट तबका है, यूथ तबका, आज सर वो देखिए, मैंने अभी भी पढ़ा था, यूथ तबका 3.1% जो है वो यूथ, जो हमारे यूथ हैं वो बाहर में जाके मजदूरी करते हैं। पंजाब में, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में और उसके बाद महाराष्ट्र में। और ये ऐसी फैक्ट्री में वहाँ काम करते हैं जो डेंजरस फैक्ट्री, केमिकल फैक्ट्री, वेपन फैक्ट्री, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, और आए दिन वो मरते रहते हैं। सावधान इंडिया में दिखाया भी गया कि बिहार के मजदूरों के साथ जो दुर्दशा होती है। मैं पूछना दरभंगा से आप उनके लिए क्या कर रहे हैं? उनके क्या स्ट्रेटेजी है आपके पास? जरूर, मैं क्योंकि मेरे डिस्ट्रिक्ट से, मेरे शहर से बहुत सारे लोग बाहर हैं। मैंने मिथिला उत्सव एक किया था नोएडा में, तो मेरे मैथिली के लोग बहुत मिल गए थे, मेरे शहर के लोग, मेरे गांव के लोग, मेरे डिस्ट्रिक्ट के लोग। और मुझे बहुत दुख हुआ कि इतने मेहनती हैं, टैलेंटेड, पढ़े लिखे, वहां जाके मजदूरी कर रहे हैं। हमारी कम्युनिटी में हमारा ब्राह्मण भाई, हमारा मुस्लिम भाई, हमारा यादव भाई, हमारे जितने भी कम्युनिटी के लोग हैं, भूमियार है, सब लोग मजदूरी, अच्छी फैमिली के। क्यों? रीजन, क्योंकि यहाँ जो इंडस्ट्री है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कहीं ना कहीं इसमें दोषी है। स्टेट गवर्नमेंट तो महादोषी है। ये नहीं चाहती है कि शहर का डेवलपमेंट हो, क्योंकि अगर बिहार डेवलप करता है तो वहाँ की इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। पंजाबी, मराठी, गुजराती, ये लोग करते क्या है? बैठे रहते हैं। और काम करने वाले हमारे बिहारी बंधु हैं, हमारे भाई हैं, दरभंगा के, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर के। तो ये बहुत बड़ा पॉलिसीज है। कहीं ना कहीं आप बिहार जा रहे हैं। नहीं, दरभंगा, क्योंकि ये मेरा राज्य है और मैं उसी शहर से हूँ। तो दरभंगा में मैं इंडस्ट्री, मेरा एक सपना है कि यहाँ इंडस्ट्री मैं इनवाइट करूँ बिजनेसमैन को, क्योंकि एक एमएलए का पावर बहुत होता है। और मैं चाहता हूँ कि यहाँ भी टाटा, रिलायंस, बजाज आए दरभंगा शहर में। दरभंगा में क्या नहीं है आपको? अच्छा, हमारा सबसे बड़ी चीज है जो हमारा रियल जो इंडस्ट्री है, माछ, मखान और पान, ये उद्योग तो डिस्ट्रॉय हो गया, बिल्कुल ही खत्म होता जा रहा है, खत्म होने के कगार पे है, जिसे पूरी दुनिया जानती है कि मिथिलांचल दरभंगा में 3 चीज बहुत फेमस है, माछ, मखान और पान। और क्यों? बेचारे, परसों मैंने एक चचा से मिला सीसो पूर्वी में, पान का उनके पास था, कह रहा बेटा हम लोग तो पूछी है ना कुछ, हम तो बिल्कुल मजबूर है, और ना मेरा कोई आर्थिक मदद करने वाला है ना कुछ भी। बहुत अफसोस हुआ। सांसद यहाँ के बीजेपी के हैं, यहाँ के एमएलए भारतीय जनता पार्टी से हैं, गवर्नमेंट जो है भारतीय जनता पार्टी की है। लंबे लंबे वादे किए थे आपने, आप क्या दिया जनता को? ये तो सरासर इन मुद्दों में फिर आते हैं। हम आते हैं निखिल जी, आप बताइए आप किन मुद्दों के साथ आ रहे हैं, आखिर आपका क्या है विकास के मुद्दे? मैं दरभंगा की उम्मीद के साथ खड़ा हूँ और मैं दरभंगा का उम्मीदवार हूँ। मैं युवा सोच के साथ खड़ा हूँ और युवाओं को राजनीति से जोड़ने का प्रयास है मेरा। ये शुरुआती कुछ शब्द हैं जिन फिर मैं अपने दर्शकों को अपने बारे में और अपने जो मेरी सोच है उसके बारे में मैं बताना चाह रहा था। दरभंगा ऐतिहासिक खूबसूरत शहर है, ये सारे हम जानते हैं कि दरभंगा एक ऐतिहासिक खूबसूरत शहर है, लेकिन इस खूबसूरत शहर को
यहाँ के प्रतिनिधियों ने अपने स्वार्थ के खंजर से गोद कर बदसूरत बना दिया। तो इस खूबसूरत शहर की खूबसूरती वापस लाने के लिए, यहाँ के युवाओं को आगे लाने के लिए और यहाँ की युवा सोच को, हम हमेशा कहते आते हैं, हम हमेशा सुनते आए हैं, हमने हमेशा बड़े बड़े नेताओं को, बड़े बड़े अभिनेताओं को, सबको हम लोगों ने सुना है कि युवाओं को राजनीति में, युवा विचार को राजनीति में जगह मिलनी चाहिए। लेकिन जब भी युवा आगे बढ़ के आया है, उसकी आवाज को दबाया गया है, उसको पीछे धकेला गया है। और मैं यह मानता हूं और मैं यह जानता भी हूं, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री भी इसी चीज की बात करते हैं। हमारे राज्य के मुख्यमंत्री, जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री हमारे थे, निवर्तमान मुख्यमंत्री वो, या किसी भी व्यक्ति से आप पूछेंगे तो उनके जुबान पर एक ही बात आती है कि युवा ही देश की तकदीर बदल सकता है। तो मैं एक युवा के हिसाब से मेरे ख्वाबों का दरभंगा वापस लाना चाहता हूँ। मैं स्वच्छ दरभंगा चाहता हूँ, मैं स्मार्ट दरभंगा चाहता हूँ और मैं खूबसूरत दरभंगा चाहता हूँ। मैं 21वीं सदी का दरभंगा चाहता हूँ, जिस 21वीं सदी में हम फेसबुक, ट्विटर और बाकी दुनिया में हर जगह पहुंच चुके हैं। उस दरभंगा में एक दरभंगा के एक छोर से दूसरी छोर की दूरी 8 से 10 किलोमीटर है, जिसको तय करने में मुझे 1.5 से 2 घंटे का वक्त लगता है। मैं उसको 15 मिनट बनाना चाहता हूँ। उसके लिए जो भी चीजें हैं, उन सारी चीजों पर काम करना चाहता हूँ और उन चीजों के लिए लोगों से बात करना चाहता हूँ। मैं संवाद में विश्वास करता हूँ। मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर समस्याएं लोगों की हैं, अगर समस्याएं हमारी जनता की हैं, तो उनका समाधान भी जनता के पास ही है। जरूरत है तो जनता के पास जा करके उस समाधान को पूछने की। तो मेरे पास, मैं इस चीज में विश्वास नहीं करता कि विकास रॉकेट साइंस है। और जिस विकास की बात सारे लोग कर रहे हैं, मेरे हिसाब से वो शायद किसी का नाम है, पता नहीं वो कौन से विकास की बात कर रहे हैं। एक दो विकास मेरे मोहल्ले में, मेरे बगल में भी रहते हैं, तो पता नहीं उनमें से किस विकास की वो बात कर रहे हैं। लेकिन जिस विकास की बात होनी चाहिए, जो भी खो गया विकास, जिस खोए हुए विकास की बात हमको करनी चाहिए, वो विकास की बात ये है कि हम ये देख रहे हैं कि हमारे लहरिया सराय चट्टी चौक पे घंटों जाम लगा हुआ है। 5 लाख की आबादी को जोड़ता है वो जगह और वो रोड। अभी हमारे इरशाद भाई ने अभी जिक्र किया कि हमारा दुनार गुमती जो है, वो जब जाम लगता है तो लोगों को दुनार गुमती पार करने में 2-3 घंटे का वक्त जाया करना पड़ता है, जिससे उनके काम पे भी इफेक्ट पड़ता है। अभी आप देखिए कि इस जाम के कारण, इस यातायात की समस्या के कारण, इस अतिक्रमण के कारण सरकारी कर्मचारी भी अपने ऑफिस समय से नहीं जाते हैं, तो जनता का काम कहाँ से करेंगे? उनको इस बात की चिंता नहीं है। वैसे उनके साथ तो कई सारी समस्याएं होती रहती हैं। उनकी समस्याएं भी हैं और साथ के साथ जो आपके सरकारी कार्यालयों में जो भ्रष्टाचार है, यह एक व्यापक विषय है, यह एक गूढ़ विषय है, जिसके ऊपर में पूरे बिहार को, पूरे हिंदुस्तान को मिल करके काम करने की आवश्यकता है। तो भ्रष्टाचार के ऊपर में बहुत ज्यादा मैं बोलना नहीं चाहूँगा, क्योंकि हमारे अविनाश भैया ने बताया कि ये एक आंदोलन करने की बात है कि आप एक नेतृत्वकर्ता होते हैं। अभी क्लास में क्या होता है ना कि आप अगर किसी क्लास में आप जाते हैं तो होता क्या है कि उस क्लास के बारे में जानकारी आपको उसका मॉनिटर देता है। तो हम अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, ये हमारी कक्षा है, ये हमारा शहर, इसमें हमने मॉनिटर चुना। वो मॉनिटर को हमने अलग अलग जगह पे बिठाया और इस कक्षा में अगर शोरगुल होगा, किसी के साथ हाथापाई होगी या कक्षा के अंदर में जो भी समस्या होगी, उसका जिम्मेदार वो मॉनिटर है। तो उस मॉनिटर को बदल करके ऐसे मॉनिटर को लाने की आवश्यकता है जो मॉनिटरिंग जानता हो, जो मॉनिटरिंग में विश्वास करता हो। लेकिन जब हम आगे बात करते हैं, चूंकि वक्त थोड़ा कम है, हम लोग आगे बात करते हैं, कहीं ना कहीं आप सबों की बात से ये समझ में आ रहा है, दरभंगा बीमार है और इस बीमार दरभंगा को इलाज की जरूरत है। तो आप लोगों को क्या लगता है, ये इलाज कौन करेगा? इलाज कहीं ना कहीं कोई प्रतिनिधि को ही करना पड़ेगा। इलाज के लिए किसी न किसी प्रतिनिधि को सामने आना पड़ेगा। तो हम ये जानना चाहेंगे आप लोगों से कि आप प्रतिनिधित्व करेंगे तो जनता आपको अपना प्रतिनिधि क्यों चुने? आखिर आप ही क्यों? क्योंकि आज हमारे यहाँ लड़ते तो कई हैं, पर उनमें से विजय तो किसी एक ही को मिलनी है। तो आप ही क्यों? आखिर क्या है आप में जो आपको ही विजय मिले? आखिर क्या है आप में जो आप पे ही जनता विश्वास करेगी? हम बस ये जानना चाहेंगे, अविनाश जी आपसे शुरुआत करेंगे, जनता आप पे भरोसा करे, आप पे विश्वास करे। क्योंकि ये सवाल 1, 2, 4 दिन, 10 दिन, 1 साल का नहीं, पूरे 5 साल का है।
पूरे 5 सालों तक ये डिपेंड करता है उस प्रतिनिधि पे कि आगे हमारा विकास, हमारी समस्याओं का समाधान कैसे होगा, जिसके लिए जनता हमेशा कंफ्यूज होती है। हम लोग हमेशा कंफ्यूज होते हैं किसे चुने, आखिर कौन। हमारे प्रत्याशी कई होते हैं, सब अपनी अपनी बातों को रखते हैं, मगर कौन है जिसे हमें चुनना चाहिए। आखिर वो कौन सी बातें हैं जो, क्योंकि वो कोई एक बात होती है जो किसी एक प्रत्याशी में लोगों को दिख जाता है, नहीं ये हमारे लिए है, ये हमारा है, जो कई सारे मुद्दे होते हैं। तो ये हम जानना चाहेंगे अविनाश जी सबसे पहले आपसे कि आखिर वो कौन सा मुद्दा है, आखिर वो कौन सी बात है आप में जो जनता आपको चुने और जनता आप पे भरोसा कर पाए। क्योंकि ये सवाल 5 सालों का है, इन 5 सालों तक जनता की समस्याएं आपके कंधे पे होगी और वो समझ में आ जाए उस बात से कि आपके कंधे इतने मजबूत हैं, आपके इरादे इतने मजबूत हैं कि वो समस्याएं वो आपके कंधे पे डालकर निश्चिंत हो सकती है जनता। जी अविनाश जी। सबसे पहले हमारा कहना है जी कि हमारे देश में जनतांत्रिक व्यवस्था है जी, और जनतांत्रिक व्यवस्था चलता है राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा। व्यापारी लोग मुनाफे के लिए आते हैं, उनके राजनीति का मकसद पैसा लगाना और मुनाफा बटोरना होता है। और राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता आते हैं देश सेवा, समाज सेवा के लिए। तो जनता को यह देखना चाहिए कि हमारे कौन से उम्मीदवार राजनीतिक सामाजिक कार्य क्षेत्र से उम्मीदवार हुए और कौन से उम्मीदवार पैसे के बल पर अपने राजनीति में स्टैंड किए। आज आप देख सकते हैं, हम आपको, आप तमाम लोग बुद्धिजीवी हैं और राजनीति के सामाजिक क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, खासतौर से मीडिया के भाइयों को हम कहते हैं देखने के लिए कि आज बड़े बड़े होल्डिंग्स लगे हैं राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ताओं की। उसमें कौन सी भूमिका है? बहुत प्रचार हो रहा है। क्या कोई कार्यकर्ता, राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता कोई माहौल बना रहे हैं क्या? नहीं बना रहे। और यही वो कारण है जो जनतंत्र खतरे में है। यही कारण है। अगर जब तक राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता इस क्षेत्र में नहीं आएगा, धन्ना सेठ, जातिवादी सांप्रदायिक तत्व राजनीति पर हावी रहेंगे, तब तक जनता निश्चिंत नहीं हो सकती। बाद में सांप्रदायिक दंगे होंगे, जातीय फसाद होगा, जनता के विकास के पैसे लूटे जाएंगे। क्या आप इस बात को मानते हैं कि आज राजनीति जो है वो व्यवसायीकरण की ओर चल पड़ा है? आज हमारे जो राजनेता हैं, हमारे जो प्रत्याशी हैं, वो कहीं ना कहीं व्यवसायीकरण की ओर चल पड़े हैं, वो व्यवसायिक होते चले जा रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारा सिस्टम ही अब उनको व्यवसायिक बना रहा है। हम आपको बता रहे हैं कि अब ये हमसे पूछने की जरूरत क्या है? आपने देखा है कि टिकट बंटवारे में किस रूप में व्यवसाय हुआ है। तमाम पार्टी कंपनी की तरह व्यवसाय किया है कि जो ज्यादा पैसा देगा उसको हम टिकट। बातों को हम लोग अभी नहीं रखेंगे। नहीं, हम किसी पर आरोप हम नहीं, इन जनरल जो प्रचलन चल पड़ा है उसके संबंध में आपको बता रहे हैं। हम किसी खास व्यक्ति पर, खास दल पर आरोप नहीं ला रहे हैं। हम तो इन जनरल जो सारे के सारे लोग महसूस कर रहे हैं कि पैसे वाले को टिकट राजनीतिक पार्टियां दे रही है, सिवाय हमारे पार्टी को छोड़कर। हम आपको बता दें कि हमारा जीवन राजनीतिक सामाजिक कर्म के लिए समर्पित है। हम 87 में जब इंटर में पढ़ते थे, 78 में जब हम इंटर में पढ़ते थे, उस जमाने से लेकर आज तक राजनीति के अलावे हमारा कोई व्यवसाय और कोई पेशा नहीं रहा। हम राजनीति करते रहे और निचले स्तरों से, टोला, वार्ड, गांव स्तर से जिला तक आए हैं। समाज को जागरूक करने और समाज की सेवा में अपने पूरा जीवन समर्पित किया है। कई बार जातीय झड़पों, सांप्रदायिक दंगों और दूसरे मामलों में जब कभी समाज में तनाव हुए हैं, समाज की जरूरत हुई है, उस समय बाढ़ हो, सुखाड़ हो या इस तरह का जो परिवेश हुआ है, उसमें हमारा हस्तक्षेप हम अपने संगठन के द्वारा करते रहे। इसीलिए हम
कहना चाहते हैं जनता को कि हमारा संवाददाताओं भाइयों बहनों को कि हमको समर्थन करें। हम बेहतर दरभंगा निर्माण के लिए, दरभंगा का जो संरचनात्मक कमजोरी है उसको दूर करने के लिए हम आपके लिए लड़ेंगे, लड़ाई लड़ेंगे, आपकी बातों को आगे ले जाएंगे। यही है कि जनता भरोसा कर सकती है। चलिए साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर आप में ऐसा क्या है, वो एक बात जिसके कारण जनता पे भरोसा करे, इन 5 सालों के लिए अपनी समस्याएं जनता आप पे डाल दे और ये जनता को समझ में आए कि आपके कंधों में इतनी ताकत है, आप इतने ताकतवर हैं कि उनकी समस्याओं को का समाधान कर सकें, समस्याओं को अपने कंधे पे ले सकें। If Janta given opportunity, I shall leave no stone unturned to come up to his expectations. And मैं ये कहना चाहता हूँ दरभंगा के लोगों से स्पेशली कि अब युवाओं का दौर है, आपकी आवाज को उठाने वाला कोई बुलंद चेहरा होना चाहिए जो आपकी बातों को रख सके। इनको किनको आप जिता रहे हैं? किनको? देश के गद्दार लोगों को आपको जागना हो, और जागने के लिए आपको इरशाद हुसैन जैसा कैंडिडेट चाहिए, निखिल झा जैसा कैंडिडेट चाहिए, एंड युवाओं का दौर है तो युवा चाहिए। और मैं देखिए बड़े बड़े वादे नहीं करना चाहता, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि शहर का डेवलपमेंट कोई कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ युवा वर्ग, मैं करूंगा, ये मैं आपको भरोसा देता हूँ। आपका कहना है कि आप चूंकि युवा हैं इसलिए जनता आप पे भरोसा कर सकती है, पर आपने साथ ही साथ निखिल जी का भी नाम ले लिया और एक युवाओं की बात, हाँ आप युवाओं की बात ले, हमने जो आपसे पूछा, हमने आपसे पूछा कि आप क्यों, तो फिर ऐसा क्यों नहीं आप निखिल झा और आप दोनों अलग अलग क्यों? फिर आप लोग एक साथ होते फिर क्या जरूरत है? आवाज तो हम लोगों ने साथ में नहीं, तो दो अलग अलग नाम नहीं, क्या अलग अलग जरूरत नहीं थी, साथ होते। जरूरत इसलिए थी क्योंकि समाज में जिस तरह से इन लोगों ने जाति और धर्म का भेदभाव रखा है, नहीं अभी जो तो इनको मैं निखिल झा से क्योंकि हमारे बड़े भाई ये दोस्त हैं तो बात भी हुई थी पहले कि शाह भाई ऐसा करते हैं कि यार हम लोग संगठित हो गए, फिर बीच में हम लोग काफी दूर दिल्ली चले गए, फिर बात हो नहीं पाई, लेकिन अभी जो हम लोगों की प्लानिंग है, अभी हम लोग साथ में भी कैंपेन करने वाले हैं, तो हमें डिफरेंसेस नहीं है, ना ही हम लोग कोई प्रोफेशनल लीडर इन द सेंस कि हम लोग कोई चोर उचक्के नहीं है, हमें डेवलपमेंट करना है, लोगों के बीच जाना है। ये जितने पॉलिटिकल लीडर्स हैं, सॉरी टू से दैट, मैं ये वर्ड नहीं कहना चाहता, लेकिन आज की जो राजनीति है जिसमें एक हमारे पॉलिटिकल लीडर हैं माननीय फॉर्मर रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मैं बात ना कर, नहीं मैं दूसरों की बात नहीं कर रहा, मैं उनकी बात करता हूँ। आज जो पॉलिटिकल सिनेरियो है, एक दूसरे को वो आपस में करते हैं और साथ में मैंने उनको देखा है कि गेट टुगेदर्स हो के पार्टी बनाते हैं और हंसी मजाक होता रहता है, तो ये सारे प्रोफेशनल पॉलिटिकल लीडर हैं, इनका मेन मकसद है वोटरों से वोट लेना और अपना उल्लू सीधा करना, मतलब और ऐसा है कि विचार यहाँ जो द्वंद है, ये जो लड़ाई है विचारों की, ये जो लड़ाई है यहाँ सबके अपने अपने विचार, अपने अपने मुद्दे हैं। अगर ऐसा नहीं तो फिर आप दो लोग आमने सामने क्यों खड़े हैं? तो फिर आप दो लोग का आमने सामने खड़ा होना आज इलेक्शन में, एक इलेक्शन कराने में गवर्नमेंट का जो खर्च होता है वो क्यों दो लोगों पे, क्यों दो लोगों पे लोग ध्यान क्यों दें? तब आप लोग को एक साथ होना चाहिए था। भैया देखिए हम लोगों के पास कोई पैसा वैसा नहीं है, ना ही पार्टी फंड से कुछ मिला, जो फ्रैंकली मैं इलेक्शन कमीशन की बात कर रहा हूँ। इलेक्शन कमीशन का क्या खर्चा है? इलेक्शन कमीशन का खर्चा तो नरेंद्र मोदी पे है, नीतीश कुमार पे है, पप्पू यादव पे है, लालू यादव पे है। बिल्कुल बिल्कुल आप ये गलत कर रहे हैं। पहले बताया कि बाकी नामों पर नहीं जाना है आपको, और हमारा जो क्वेश्चन था वो आपसे यही था कि आपको वोट क्यों दें? आप युवा हैं तो ठीक है, मान लीजिए, लेकिन ये जानना देखिए दो टूक में मैं कहना चाहता हूँ, हाँ ठीक है, मुझे यहाँ की जनता क्यों वोट, मुझे यहाँ की जनता इसलिए वोट दे फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैं युवा हूँ, मेरे अंदर क्या बोलते हैं वो कि एक पावर है जिसे एक स्पिरिट है जो मैं अपनी बातों को विधानसभा में अपने अंदाज में और फुल ऑफ कॉन्फिडेंस के साथ रख सकता हूं, क्योंकि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से पास आउट हूं, एजुकेटेड हूं, मुझे पता है शहर की क्या बेसिक प्रॉब्लम है। तो युवा से मैं गुजारिश इसलिए करता हूं क्योंकि युवा ही इस देश को बदल सकता है, ये फैक्ट है, हकीकत है। मुझे इसलिए वोट दें क्योंकि दरभंगा का निर्माण मैं करूंगा अपने तरीके से,
जितने भ्रष्ट लोग हैं, खासकर जहां भी जिस सेक्टर में, मैं उसे खत्म करूंगा और मैं देश में वैसा काम करूंगा, बिहार में वैसा, राज्य में और शहर में वैसा काम करूंगा जो आज तक किसी ने नेता ने किया, न किसी विधायक ने किया। मैं पूरी तरह से मॉडर्न दरभंगा बनाऊंगा, ये मेरा वचन है, ये मेरा वादा है। चलिए धन्यवाद, हम आगे बढ़ते हैं। निखिल जी, आखिर आप में वो कौन सी एक बात है जिस कारण आप वोट मांग रहे हैं, लोग आपको वोट दें या भरोसा करें आपके कंधों पे? मेरे में तो बस एक ही बात है कि मैं अपने आप को नेता नहीं, दरभंगा का बेटा मानता हूँ। और मेरी माँ को जो दर्द हो रहा है, उस दर्द की पहचान एक बेटे को ही हो सकती है। और मैं दरभंगा के जितने भी मतदाता बंधु हैं मेरे, उन बंधुओं से मेरा बस इतना ही आग्रह है कि नेताओं को बहुत बार उन्होंने जिताया है, एक बार बेटे पे भरोसा करें। और बेटा अपनी माँ के साथ कभी धोखा नहीं करता। बहुत बढ़िया, ये थी हमारी बातें। अब हम लोग आपका बहुत कम समय लेते हुए, आप लोगों का बहुत समय हम लोगों ने लिया है, आप लोगों से ये गुजारिश करेंगे, चुनाव का माहौल है, चुनावी दौर है, आप लोग जो भी आपका तरीका है, अपील, हम ये चाहेंगे कि आप लोग अपील करें जनता से, किसी को भी वोट दें, मगर वोट जरूर दें। क्योंकि आज हमारे यहाँ कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं, कई सारे ऐसे लोग हैं जो वोट नहीं देते हैं। उन्हें लगता है कि आज वोट का टाइम है, आज सोने का दिन है, आज वोट का दिन है, कौन जाएगा, इतना धूप है, भीड़ होगा, थक जाएंगे, जा नहीं पाएंगे, कैसे जाएंगे, ऐसी कई सारी समस्याओं को लेकर लोग घर पर रहकर वोट नहीं देते हैं। और कहीं ना कहीं वो अपने अधिकारों, वो उनके अधिकारों का हनन है। अगर हम कभी बात करते हैं कि हमारे ये अधिकार, हमारा वो अधिकार, तो हमारे ये भी एक अधिकारों में से ही है, ये भी हमारे एक अधिकारी है कि हम वोट दें। और हम वोट नहीं देते हैं, तो इसके लिए चाहिए कि आप लोग अपील करें जनता से कि वो वोट दें। हम तमाम मतदाता भाइयों बहनों से निवेदन करते हैं कि वो पूरा सोच समझकर वोट जरूर दें। जिनको देना हो, जो उनको सूट करे, उसको वोट जरूर करें। क्योंकि एक बात है कि अभी जो दौर चल रहा है, उस दौर में वोट देने के अधिकार पर भी खतरा मंडरा रहा है। कल उनको अफसोस होगा कि हम वोट नहीं डाल पाए। इसीलिए इस अधिकार की रक्षा के लिए वोट का प्रतिशत बढ़ना बहुत जरूरी है। इसीलिए हम तमाम मतदाता भाइयों बहनों से निवेदन करते हैं कि वोट जरूर डालें। मैं दरभंगा शहरी विधानसभा क्षेत्र के सारे लोगों से अपील करता हूं, खासकर युवा वर्ग से, कि आप जरूर जाएं, वोट दें और इस बार दरभंगा को जिताएं, बिहार को जिताएं, हिंदुस्तान को जिताएं, हमारे देश को जिताएं। वोट जरूर दें, क्योंकि ये आपका अधिकार है। मैं दरभंगा के तमाम मतदाताओं से ये अपील करता हूँ कि वो बढ़ चढ़ करके अपना मतदान दें। मैं बुजुर्गों से ये आग्रह करूँगा कि वो अपने युवा उम्मीदवार को, एक युवा सोच को राजनीति में स्थान दिलाने के लिए अपने घरों से बाहर आए, अपने बेटों को, अपने बेटियों को सुरक्षित करने के लिए अपने घरों से बाहर आए। और युवाओं से मेरा यह आग्रह होगा कि दरभंगा शहर में बेरोजगारी की मार झेल रहे युवाओं को, दरभंगा शहर में गिरते हुए शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए, बीमार दरभंगा को स्वस्थ करने के लिए अपने घरों से बाहर आइए और मतदान कीजिए, ताकि हम इस बीमार दरभंगा को स्वस्थ बना सकें। चलिए, आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए, और फिर मुलाकात होती है। धन्यवाद। दरभंगा विधानसभा चुनाव महासंग्राम में आज हमारे साथ हैं भाई इरशाद, और इनसे हम जानेंगे कि दरभंगा जो बीमार है, इस बीमार दरभंगा को क्या ज़रूरत है, और इस बीमारी के इलाज के लिए इनके पिटारे में क्या है। हर प्रत्याशी कोई न पिटारे में कुछ न कुछ तो लेके आ रहा है। आखिर आप क्या लेके आ रहे हैं इस पिटारे में,
इरशाद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमको समय दिया। आपका बहुत बहुत स्वागत। तो आप बताइए, आखिर आपके पिटारे में ऐसा क्या है जो बाकियों के पिटारे में नहीं है? देखिए सर, सबसे पहले जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मेरे बारे में बस ज़्यादा नहीं, मैं एक कलाकार भी हूँ और प्लस के मैं एक कलाकार हूँ और कला के क्षेत्र में मैंने बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन बहुत अच्छा नाम किया है। हमारे दरभंगा में एक फिल्म आई थी अभी, फाइनल मैच, वो भी हमारी फिल्म थी, हीरो तो हर दीवाना, उसमें मैंने काम किया। और भी बहुत सारी फिल्में, जय श्यामा माई में मैंने भगवान शंकर का रोल प्ले किया है जो आने वाली। पॉलिटिकल जो लिंक है मेरा सर, वो रहा है 2011 अन्ना आंदोलन से। और मुझे वाकई राजनीति तो मुझे आती नहीं, लेकिन इन करप्ट राजनेताओं को देखकर आपने रणनीति बना ली है, रणनीति बनाया है कि नहीं। जी जी। और जब से मैंने लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में पढ़ा, उनकी बायोग्राफी पढ़ी, तो मुझे लगा कि यार देश को इन जैसे नेताओं की ज़रूरत नहीं, देश को लाल बहादुर शास्त्री जैसे नेताओं की ज़रूरत है और थी। मैं काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गया पढ़ के, जब कि वो प्राइम मिनिस्टर रहते हुए भी 1 रुपये भी जो गवर्नमेंट का वो खर्च नहीं करते थे। एक बार उनके बच्चे का एडमिशन हुआ आपको सेंट स्टीफेंस कॉलेज, तो वहाँ भी वो बच्चे को उन्होंने कहा कि तुम ये मत कहना कि तुम प्राइम मिनिस्टर के बेटा हो, लाइन में लग के एडमिशन्स करवाना। और जब उनसे पूछा गया कि तुम कौन हो, तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने मना कर दिया था, ये मत बताना कि तुम प्राइम मिनिस्टर के बेटा हो। और भी बहुत सारी बातें जब उन्होंने नहीं बताया तो लास्ट में प्रिंसिपल को समझ आई, तो सब लोगों को एक शिक्षा मिली कि वाकई जो देश का प्रतिनिधित्व करे वो वाकई जनता का सेवक हो। और ये चीज़ और पिछले 50 सालों में मैंने देखा कि लाल बहादुर शास्त्री जैसे कोई भी लीडर नहीं है, तो उनसे मुझे प्रेरणा मिली। हाँ, अब रही दरभंगा की बात कि मैं दरभंगा को क्या देना चाहता हूँ, मेरे पिटारे में क्या है। सबसे बड़ी चीज़ है सर कि मेरी उम्र 30 साल हो गई है और ऑफकोर्स मैं पिछले जब से मेरी पैदाइश हुई शहर में, आज तक ना शहर का डेवलपमेंट हुआ और ना ही शहर को कुछ नई चीज़ मिली। आज देखिए युवाओं के लिए ख़ासकर एक भी अच्छा कोई इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है शहर में। जो कुछ है, एक गवर्नमेंट कॉलेज है DIT दरभंगा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, एक बढ़िया सा DMCH के बाद कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है। और मैं आपको ये बता दूं कि जो भी माइनॉरिटीज़ के लिए खोला गया उसमें भी आज देखिए तो 20 लाख 40 लाख डोनेशन है। ये सब जो पूरा करप्ट सिस्टम है, मैं उसे चेंज करूँगा। देखिए एक MLA का पावर होता है संविधान के तहत, तो इस पे मैं गौर करूँगा। और दूसरी चीज़, शहर में सर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी समस्या है कि ट्रैफिक। ओ माय गॉड, 1 घंटे के आप कहीं जाते हैं, मैं अपने घर की बात करता हूँ, खान चौक से अगर मुझे उमा सिनेमा तक जाना हो तो लगभग आधा घंटा लगता है, बल्कि 5 मिनट का भी रास्ता नहीं, क्योंकि दोनों तरफ जो है अतिक्रमण है। और इस पे किसी भी पॉलिटिकल लीडर्स का ध्यान नहीं जाता। उनका एक ही मकसद है, अच्छे से उन्हें पता है कि अतिक्रमण हटाया जा सकता है, ना ही यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन का, क्योंकि ये वोट बैंक की राजनीति, तो वो नहीं चाहते कि इसमें इन्वॉल्व होना। तो आपसे पहले भी दरभंगा में विधायक रहे हैं, आप आज प्रत्याशी हैं, आपसे पहले भी जो विधायक रहे हैं, तो क्या लगता है उन्होंने ऐसा क्या नहीं किया जो वो करना चाहिए था? सर आप देख रहे हैं खुद भी आप, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप हर जगह जाते हैं। आज शहर में इतना ज़्यादा रोड होने के बावजूद, अब मैं 2 दिन पहले गया था रानीपुर, दरभंगा शहरी विधानसभा क्षेत्र में, रोड सर वहाँ बना ही नहीं। और वहाँ के लोग इतने गुस्से में हैं, अब वो कहते हैं कि बस मैं देखना चाहता हूँ कि अगर दोबारा से हमारे विधायक जी आए तो मैं उन्हें इस बार सबक सिखाऊंगा। तो शहर का रियल जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो नहीं हुआ। बहुत ऐसी जगह है। अच्छा, यहाँ सबसे बड़ी चीज़ है कि मैं बार बार रिपीट करता हूँ, वोट बैंक की राजनीति। बहुत सारे एरिया में मैंने देखा कि कुछ एरिया तक रोड है और जहाँ से अल्पसंख्यक का एरिया आता है रोड ही गंवा। ये कैसी राजनीति है? तो क्या लगता है, मतलब अल्पसंख्यक वोट नहीं देते हैं या फिर वो वोट बैंक? उनको ऐसा लगता है कि शायद, बल्कि ऐसा कुछ नहीं। यहाँ तो सब लोग दरभंगा का विकास चाहते हैं, वोट तो सब करते हैं सर, लेकिन रियल अगर देखा जाए तो इनके अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये जातिवाद धर्मवाद फैला हुआ है। इसे भी मुझे दूर करना है, क्योंकि आज की युवा वर्ग को इनसे कोई लेना देना नहीं है। ये बस चाहती है विकास, लेकिन ये जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं इनके अंदर ये चीज़ है और मैं इसे ख़त्म करूँगा।
तो जातिवाद, आपका एक मुद्दा जातिवाद भी रहेगा कि जातिवाद आप खत्म करेंगे। हाँ, जातिवाद आप जो की जो आप जो राजनीति करना चाह रहे हैं वहाँ जातिवाद, धर्मवाद और ये परिवारवाद, ये सब जो बातें हैं, जी। क्योंकि अभी तक देखा जा रहा है, अभी तक जितने भी राजनेता आ रहे हैं, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, उनका मुद्दा होता है वोट बैंक पे, ये जातिवाद उनका मुद्दा होता है। वो उनके लिए हमेशा ये मायने रखता है कि ये किस धर्म से आ रहा है, ये कौन सी जाति से आ रहा है, किस समाज से आ रहा है, और वो लोग कहीं ना कहीं टारगेट उन्हीं को करते हैं कि मैं फलानी जाति के काम कर रहा हूँ, मैं इस धर्म के लिए काम कर रहा हूँ। तो यही उनका मुद्दा होता है। तो आप ये चाह रहे हैं कि इन मुद्दों को आप खत्म करें, इन मुद्दों के साथ आप नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सर, मैंने शुरू से ही, बचपन से ही मेरे माँ बाप ने, मेरे टीचर्स ने ये सिखाया है कि, और ख़ासकर हमारा जो राष्ट्रगान भी है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदोसिता हमारा। तो आज तक मैं उसी चीज़ को फॉलो करता हूँ। मैं दुर्गा पूजा मनाने जाता हूँ, मैं ईद करता हूँ, मैं सब फेस्टिवल करता हूँ, लेकिन ये लोग हमें दरभंगा में बांटते जा रहे हैं और ये लोग कहते हैं नहीं तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान हो। ये क्या है, ये क्या नौटंकी और ड्रामा। अभी अभी देखिए कि एक हमारे बहुत बड़े पॉलिटिकल लीडर हैं, द फॉर्मर रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिया लालू जी। अभी देखिए इनके पास कोई विकास का मुद्दा नहीं है। एक कहते हैं कि मैं सॉरी टू से दैट, मैं लालू जी की मिमिक्री करके उनके अंदाज में कहना चाहता हूँ। उन्होंने जो अभी कहा था बिल्कुल कि ए जो हाथ देखे काहे बोला है मोदी जी के गाँव मात खाता है, हमका शैतान बोला जाए मोदी जी, ज्यादा बोलेगा तो नस्वा जो है फट जाएगा। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि ये जो नौटंकी ड्रामा है ये सब बंद होना चाहिए। मोदी जी ने कहा था लोकसभा इलेक्शन में अच्छे दिन। मोदी जी प्राइम मिनिस्टर्स, आप प्राइम मिनिस्टर्स हैं। सबसे बड़ी चीज है कि मुझे थोड़ा शर्म आता है ये कहते हुए कि आज प्रधानमंत्री का स्तर इतना गिर गया है कि छोटे छोटे गांव में जाके आप लोगों को कह रहे हैं वोट दो। अरे आप काम कीजिए, आपके काम पे, आपके नाम पे आपको वोट मिलेगा। सर आप जो ये कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ लालच और एक दूसरे का नाक नीचा करना। आज देखिए ना, गांव वाला मुद्दा आ गया, चाय पे मुद्दा, ये क्या नौटंकी ड्रामा है। 200 रुपए किलो दाल बिक रहा है, गरीब मरता जा रहा है। मैं खुद दाल नहीं खा रहा हूं, मैं भी गरीब हूं। दाल खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। 50 रुपए प्याज हो गया, 60-70 रुपए टमाटर है, गोभी 32 रुपए, जो 2 रुपए गोभी मिलता है। क्या होगा गरीबों का। इन्होंने कहा था मोदी जी ने कि हम गरीबी मिटा देंगे, लेकिन इन्होंने तो गरीबों को ही मिटा दिया। नीतीश कुमार ने कहा था शिक्षा का स्तर ऊंचा हो जाएगा। आज जिस शिक्षक को उन्होंने बहाल किया है, उन्हें ठीक से केमिस्ट्री की स्पेलिंग नहीं आती, ठीक से उन्हें ज्योग्राफी की स्पेलिंग नहीं आती। क्या विकास होगा देश का, क्या स्टेट का, क्या डिस्ट्रिक्ट का विकास होगा। 15 साल से हमारे माननीय विधायक है, लेकिन उनके पास बस एक ही एजेंडा है, भैया अपना बनाओ, जनता गई भाड़। तो ये सब जो अच्छा साहब, ये तो बातें थी। ये अगर हम बात करते हैं देश पे और राज्य की, हम बात करते हैं अपने शहर की। जी, हमारा दरभंगा विधानसभा शहरी क्षेत्र। जी, हम दरभंगा विधानसभा शहरी क्षेत्र की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको क्या लगता है, यहाँ क्या होना चाहिए? देखिए सर, सबसे पहला जो मेरा इश्यूज है, शिक्षा पे मुझे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। हमारे दरभंगा डिस्ट्रिक्ट की मैं बात कर रहा हूँ। दरभंगा शिक्षा के अभी क्या स्ट्रेटेजी होगी? स्ट्रेटेजी ये होगी कि जो भी सरकारी गवर्नमेंट स्कूल है उसमें जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, आईएएस ऑफिसर हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर हैं, उनका बच्चा भी वहीं पढ़ेगा। कोई प्राइवेट स्कूल और प्राइवेटाइजेशन, इसको मुझे खत्म करना है। सरकारी स्कूल, एक विधायक के रूप में क्या ये आप आदेश देंगे? फिर आप अभी हम बात करते हैं विकास के मुद्दों की, आपको क्या लगता है आप आखिर ऐसा क्या कर देंगे जो बाकी लोगों ने नहीं किया, और कैसे करेंगे? क्या स्ट्रेटेजी होगी आपकी? आप कहते हैं कि आप आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स को कहें कि आपके बच्चे इन सरकारी स्कूलों में पढ़ें, तो कहीं ना कहीं ये नहीं लगता है आपको ये उनके मौलिक अधिकारों का हनन होगा, उनकी स्वतंत्रता का हनन होगा? वो जहाँ चाहे वहाँ पे बच्चों को पढ़ाएं। नहीं सर, स्वतंत्रता मौलिक हनन की इसमें कोई बात ही नहीं है। देखिए आज जो स्तर शिक्षा का गिरता जा रहा है, उसका जानते रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि ये जितने भी ऑफिसर हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स, वो तो अपने बच्चे को देते नहीं है, और टीचर्स जो बहाल होकर आ रहे हैं वो तो किसी या तो जिला प्रमुख या पंचायत या विधायक के जरिए आ रहे हैं। तो शिक्षा की जो गुणवत्ता है वो इसलिए गिर गई क्योंकि ये ऑफिसर्स के बेटे नहीं है, तो ये लोग ध्यान नहीं देते। गरीब का बच्चा है, उन्हें क्या फर्क पड़ता है कि ये बच्चा कुछ बने या ना बने। ये बहुत बड़ी रणनीति है, राजनीति है, और इसे मुझे खत्म करना है। और मैं अगर विधायक बना तो सारे जो भी रियल एजुकेटेड शिक्षक हैं, मतलब जिनको वाकई नॉलेज है, उनका बाज़ाब्ते इंटरव्यू होगा, रिटन टेस्ट होगा,
फिर उन्हें मैं बहाल करवाऊंगा। और इसलिए मैं चाहता हूं कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स या जितने भी डॉक्टर्स इंजीनियर्स हैं उनके बच्चे पढ़े, वो पढ़ेंगे तो नेचुरल है कि शिक्षा का स्तर बढ़ जाएगा, क्योंकि खुद ऑफिसर रहेंगे तो खुद जाके तो आपको ऐसा ही लगता है कि ऐसा करने से अगर आप उनको ये आप अपील करें तब तो सही है, लेकिन अगर आप ऐसा कहते हैं कि आप उनको आदेश करेंगे, आप उनको ये बाय हुक ऑन क्रुक कहेंगे कि आपको करना ही पड़ेगा, अपने बच्चों को यहाँ पढ़ाना ही पड़ेगा, ये तो फिर उनका ह्यूमन राइट है, इंडिविजुअल राइट है उनका। नहीं सर, मैं किसी को प्रेशराइज करके नहीं, लेकिन मैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो हमारा लॉ है, जो कानून है, उसके तहत मैं काम करूंगा। और अपनी मर्जी से मैं कुछ कर भी नहीं सकता, क्योंकि भारत के संविधान के अनुसार वो जो दायित्व है मेरा, मैं करूंगा। और भारत के संविधान में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि सब एक समान, फिर डिफरेंसेस किस बात का। और मैं इस बात को विधानसभा में रखूंगा बाज़ाब्ते स्पीकर्स के सामने कि आज जो शिक्षा तक का स्तर गिर रहा है ड्यू टू आपके बच्चे, हमारे बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में नहीं है। तो इसमें कहीं से किसी का मतलब किसी पे प्रेशराइज करके या किसी आपको से क्या लगता है अभी जो हम लोग वर्तमान परिस्थिति देख रहे हैं जी। जो वर्तमान स्थिति, कई सारे ऐसे स्कूल्स जी। हैं गवर्नमेंट स्कूल है जहाँ जिन गवर्नमेंट स्कूल्स में सालों भर पानी लगा होता है। अब उन गवर्नमेंट स्कूल में कई सारे स्कूल जहाँ जो लड़कियां हैं गर्ल्स स्कूल्स हैं वहाँ पे उनके लिए सही टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, ऐसी कई सारी सुविधाएं हैं। तो हमारे जो इससे पहले जो भी प्रतिनिधि रहे हैं उनको भी तो दिखता है, मगर आखिर इसको इग्नोर करने के पीछे क्या कारण रहा होगा? सर ये साफ है, लूट खसोट की राजनीति है। सारे पैसे आते हैं, सारे जो भी ये ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो नेता हैं, सबकी मिली भगत है और सब लोग अपने अपने अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करते हैं। जनता बेचारी। अभी हाल की घटना है, आपने देखा, आपको ये शायद मालूम होगा जी सर। कि दरभंगा में जब बाढ़ आया जी। तो उस बाढ़ में DMCH और कई ऐसे जगहों पे पट्टे लगा दिए गए, ये लोग बाढ़ पीड़ित हैं, जिसमें ह्यूमन राइट्स का एक बड़ा मामला आया था। जब ह्यूमन राइट्स का बड़ा मामला सामने आया कि ये मानवाधिकार का उल्लंघन है कि आप किसी के सर पे पट्टे लगा रहे हैं। जब भूकंप आया था तो उस जब भूकंप की बातें हैं, बाढ़ मैंने कह दिया, सॉरी, खैर बाढ़ में भी कुछ ऐसा ही नज़ारा देखने को मिलता है। सेम है, मतलब भूकंप बाढ़ में ये लोग इसी तरह का नौटंकी जब ड्रामा भूकंप करते आया हैं। तो ऐसा दिखा कि हमारे यहाँ कई प्राइवेट स्कूल्स उन्होंने भी दिखा दिया कि वो जो विद्यालय सुरक्षा कानून है, जो हमारे यहाँ विद्यालय सुरक्षा कानून है, जो कहीं दिखता नहीं है, वो ऐसा लगता है कि वो विद्यालय सुरक्षा कानून केवल पेपर पे लिख दिया गया, कुछ एक ऐसा कानून है जो लिख दिया गया और लोग भूल गए। ऐसे भी कई सारे महंगी फीस वसूलने वाले विद्यालय हैं, प्राइवेट स्कूल्स, जिनके पास न खिड़की है न दरवाजे हैं, मगर वो महंगी फीस वसूलते हैं। भूकंप आता है तो उनके पास कोई ये सुरक्षा का पैमाना नहीं है कि वो भूकंप में बच्चों को कैसे बचा पाएंगे। कई सारे प्राइवेट स्कूल्स की बात करें अगर, तो कई सारे ऐसे प्राइवेट स्कूल जिनके दीवार जो है वो क्रैक हो गए, कई सारे ऐसे स्कूल जिनको लगा कि वो बिल्डिंग गिर जाएगा। कई सारे ऐसे स्कूल भी हैं वो तो छोटी छोटी बरसात, अगर छोटी सी बरसात हो जाए आज तो वो बरसाती छुट्टी देते हैं। तब क्या लगता है सर देखिए, ये जहाँ तक आप नहीं हम ये जानना चाह रहे हैं आपसे, क्या आपको लगता है इन सब मुद्दों को आगे लाने के लिए, इन सब मुद्दों पे काम करने के लिए अगर आप सत्ता में आते हैं तभी आप इन मुद्दों को देख पाएंगे, इन मुद्दों पे काम कर पाएंगे, या फिर एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, एक नागरिक के रूप में? क्योंकि आप सामाजिक कार्यकर्ता तो हैं ही, मगर आज रिजल्ट जो भी आए, मगर आपसे जनता की उम्मीद बहुत बढ़ गई है जी। जनता आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीद रखती है जी। कि आप उनके लिए क्या सोच रहे हैं, उनके लिए क्या कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब आपको ये भी देखना पड़ेगा, आपकी जिम्मेवारियां बढ़ रही हैं। जी जी। आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि सत्ता आपके पास हो या ना हो, मगर जनता के लिए आप फिर क्या करते हैं। अगर मान लीजिए किसी एक कंडीशन में आप सत्ता में नहीं आते हैं जी, तो क्या आप जनता के लिए फिर कुछ नहीं करेंगे? देखिए सर, मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया कि मैं एक कलाकार हूँ, और साथ साथ में मैं 2011 जब से अन्ना आंदोलन और जब से मैंने लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में पढ़ा है, 5 साल पहले से ही मैं इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हूँ सोशल वर्क में। मैं देखिए, खासकर मैं जिस कम्युनिटी से आता हूँ, जिस कास्ट से आया, उसमें लिखा हुआ है कि जो भी तुम कुछ करो उसे शो नहीं करना।
चलिए, लेकिन आपने पूछ दिया तो मैं बता दूं, हमारे समाज में कुछ माफ कीजिएगा, जी। पर आपसे पूछने के पीछे कारण यह भी है जी। कि हमारी जनता जानना चाहती है, जानना आज चाहती है। जनता नाउम्मीद है। नाउम्मीद है आज का जो जी। इलेक्शन है, जो 2015 का इलेक्शन हो रहा है, यहाँ जनता पूरी तरह से नाउम्मीद है। हमने जी। देखा है जी जी लोग ये नहीं समझ पा रहे हम वोट क्यों दें, आखिर किसे दें और क्यों दें। जी वोट देने का क्या फायदा है, जी। फिर 5 साल वही होगा, फिर 5 साल हम ठगे जाएंगे। क्योंकि जनता को जो उम्मीदें होती हैं अपने प्रत्याशी से, वो उन उम्मीदों पे प्रत्याशी खरे नहीं उतर पाते हैं। जी। जब वो वोट लेने आते हैं तब तो वो बताते हैं कि नहीं आप ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, मगर रिजल्ट क्या होता है। तो मुझे ऐसा लगता है, पर्सनल इंडिविजुअली मुझे ऐसा लग रहा है, जी। और आप लोगों ने जो बताया, आपकी बातों को सुनकर ऐसा लग रहा है कि आप लोग से यही जानना चाह रहे हैं इसलिए कि क्या आप लोग सत्ता में अगर नहीं आते हैं जी। फिर भी क्या आप जनता के लिए खड़े होंगे, क्या आप जनता के लिए कुछ करेंगे? सर, इसीलिए हम जानना चाहते हैं कि आपने क्या किया। सर देखिए, शुरुआत हो गई है, आंदोलन शुरू है, और जहाँ तक मेरी बात है तो आपने पूछ ही लिया तो मैं बता दूं, हमारे समाज में बहुत सारे गरीब पिछड़े हैं, दलित हैं, मुस्लिम्स हैं, और भी बहुत। देखिए, मैं जात पात की लड़ाई पे ऐसा नहीं कि जाना आपको चाहता लगता है हूं। कि जी। जाति विशेष पे लोग गरीब होते हैं? नहीं, आजकल की जो सिनेरियो है, इन लोगों ने जाति पे गरीबी का आकलन किया है, जो बिल्कुल ही गलत है। क्योंकि मैंने बहुत जगह देखा है, जो ब्राह्मण कम्युनिटी है, मुस्लिम में उच्च कम्युनिटी है, बहुत गरीब है, रहने के लिए घर नहीं है। लेकिन इन लोगों ने, कुछ हमारे चंद नेताओं ने, उनका यही मानना है कि गरीब जाति सिर्फ जो मुसर है, जो छोटी जात है, वही गरीब, बल्कि ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। ऐसे ऐसे ब्राह्मण गरीब हैं जो एक टाइम खाते हैं और एक टाइम उनके पास है नहीं, लेकिन इन पे सरकार का नजरिया नहीं जाता। किसी जाति की बात नहीं कर जी। सकते आप। ऐसा आप कहना चाह रहे हैं जी। कि जो रिजर्वेशन कोटा से बाहर है, जो जनरल, जी, वो भी जनरल, गरीब हो सकते हैं और बहुत हैं। है गरीब है सर। मैं क्योंकि मैं घूमता हूँ जाके, मैं क्षेत्र में गया, मैंने देखा मुस्लिम्स में गरीब है, ब्राह्मण में गरीब है, भूमियार में गरीब है, यादव में गरीब है, सब में गरीबी है। तो भैया, गरीबों को आप नहीं दे रहे, एपीएल बीपीएल और जो भी छोटे कास्ट के गरीब हैं उनको दे रहे, तो ये लोग तो मर जाएंगे, मर रहे हैं। मैं आपको ये बता दूं, मैं अपने बारे में कह रहा था, अभी 1 महीने पहले की बात है, मेरे समाज में बहुत गरीब लड़की थी, रिक्शा चलाती थी। देखिए, मैं बहुत बड़े घर से नहीं हूँ, मैं भी एक गरीब का बेटा हूँ, लेकिन मैंने लोगों से चंदा इकट्ठा करके, मैंने लोगों से दान लेके उस बच्ची का मैंने शादी करवाया, और ऐसी मैंने कम से कम 20-25 शादियां करवाई अपने समाज में, और इनफैक्ट दिल्ली में भी मैंने किया। तो ये सोशल वर्क मैं पूरे हिंदुस्तान में करता हूँ, और मैं जब भी किसी गरीब को देखता हूँ तो मैं दिल से आपको बता देता हूँ, पता नहीं इनर हार्ट मेरा गवारा नहीं करता और मैं रोने लगता हूँ। और मुझे शुरू से ये भावना है कि नहीं यार, मुझे गरीबों के लिए कुछ करना है, दरभंगा के लिए कुछ करना है। और मेरा शहर इतना हिस्टोरिकल है, इतना पुराना है, इतना सुंदर शहर है, पूरी दुनिया में इसका नाम है, पूरे दुनिया में दरभंगा महाराज नाम है, लेकिन आज हमारे शहर, मेरा शहर गुमनामी की जगह जी रहा है। तो ये चीज मुझे बर्दाश्त ऐसा ही कुछ सिनेरियो दिखता है राज्य में, जहाँ पे जी। एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है जी। कि आगे दीवार जो है वो डैमेज है, आप अपने रिस्क पे जा रहे हैं। जी, हाँ, अपने रिक्स पे जा रहे हैं जी। बिल्कुल। और देखिए, यहाँ के जो विधायक है, मौजूदा विधायक, यहाँ के जो सांसद हैं, वो लोग तो चाहे मिनटों में उसे बना दे, रिपेयर करके फिर से बना दे, लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। भाड़ में जाए दरभंगा, गिर जाए धरोहर, दरभंगा का नाम मिट जाए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। उन्हें वोट बैंक, वो समझते हैं कि वोट बैंक ये मेरी बपौती है और मुझे लोग वोट देंगे ही। और मैं यहाँ की जनता से ये भी अपील करना चाहता हूँ कि आप लोग अपने मतों का अधिकार करें, तो इस बार जरूर सबक सिखाएं, क्योंकि आपके धरोहर को मिटता जा रहा है। क्या बताओगे आप, दरभंगा महाराज वो खत्म के कगार पे है। इसलिए भाई और बहनों, इस बार मत चूकना, आप सही लोगों को वोट दो और दरभंगा को बचाओ। अच्छा, आपको क्या लगता है कि अभी जो सिनेरियो अभी दरभंगा में दिख रहा है, स्कूल्स, जी, गवर्नमेंट या प्राइवेट, दोनों की जी। बात करें अगर, जी जी, तो वो स्कूल्स की स्थिति बहुत बिगड़ी दिखती है। अब अगर बात करें प्राइवेट स्कूल और बड़े स्कूलों की भी, तो वहाँ दिखता है कि वहाँ के बच्चे पढ़ाई कम और सिनेमा हॉल में और सिगरेट की दुकानों पे ज़्यादा नज़र आते हैं। कभी कभी कई बार कई समाजसेवी संस्थाओं द्वारा और कई बार हमारे कुछ प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा भी कई कार्यक्रम चलाए गए, जहाँ उन लोगों ने ऐसे बच्चों को समझाने की कोशिश की, ऐसे बच्चों को
की तलाश की, मगर ऐसा लगता है कि जैसे कि कुछ दिनों के लिए वो लोग एक पब्लिसिटी स्टंट लेते हैं कि हमारी पब्लिसिटी 2, 4, 10, 5, 10 दिन के लिए करते हैं, फिर स्थिति फिर वही हो जाती है। कई सारे ऐसे स्कूल हैं जो बरसाती छुट्टी दिया करते हैं, तो ऐसे स्कूल्स को हमेशा नज़रअंदाज किया जाता है क्योंकि वो बिजनेस कर रहे हैं, वो बिजनेस कम्युनिटी से आ रहा है। स्कूल्स चूँकि व्यवसायीकरण हो गया है, स्कूल्स का शिक्षा का व्यवसायीकरण हो गया है हमारे शहर में। सड़कों की बात करें, सड़कों पे हमेशा सबने बातें कि हम लोग अतिक्रमण हटाएंगे जी, अतिक्रमण हटाएंगे, ठीक है, बात बहुत अच्छी बात है, अतिक्रमण हटा देंगे, सड़कों पे लगे छोटे छोटे ठेले वालों को, फल वालों को, सब्जी बेचने वालों को, मेरे पास प्लानिंग है। हाँ, वही बात कर, तो उनको आप भगा देंगे नहीं, आखिर फिर उनका क्या होगा, वो कहाँ जाएंगे? कई बार भगाया था अक्सर हमारे यहाँ, ये हमारे एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये चलाती है ये मुहिम कि अब अतिक्रमण भगाएंगे। अब यहाँ से सड़क पे बैठे जो गरीब हैं, जो सब्जी बेच रहे हैं, फल बेच रहे हैं, कुछ सामान बेच रहे हैं, फुटकर व्यापारी जो हैं, उनको मार के भगा देते हैं। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं, वो वापस फिर वहीं आएंगे, कहीं नहीं जाएंगे, वो कहाँ जाएंगे, भूखे मरेंगे। चलिए सर, मैं इस मुद्दे पे बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन उठाया कि उनका क्या होगा, उनको तो आप भगा देंगे। सर, आप दिल्ली मुंबई गए हैं कभी? जी जी बिल्कुल। दिल्ली मुंबई में आपने देखा होगा कि दिल्ली में एक जगह होता है जिसे हम कहते हैं कम्युनिटी सेंटर। जी जी। कम्युनिटी सेंटर पे जितने फुटकर विक्रेता हैं, सब्जी वाले, मच्छी वाले, साग वाले, जो भी बेचते हैं, उनका एक प्लेस बना हुआ है, लोग वहां जाते हैं और खरीदते हैं। मेरी बस वही प्लानिंग है कि मैं इन्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। एक गवर्नमेंट जो सरकार के पैसे से जो गवर्नमेंट ऑलरेडी अलाउ करती है, एज अ विधायक मैं अपने शहर में वैसा मार्केट बनाऊंगा जहां ये जितने सारे सब्जी वाले हैं, ऐसा बहुत जगह में बनाऊंगा, हर एरिया में, हर मोहल्ला में। कम्युनिटी सेंटर में एक और आता है मैरिज हॉल, जिसमें आजकल बहुत शहर को दिक्कत है कि शादी कहाँ है, इतना ज़्यादा पॉपुलेशन है, इतना ज़मीन जगह नहीं है लोगों को कि आप जाएं तो कहाँ जाएं। कम्युनिटी सेंटर यहाँ एक भी नहीं है। हमारे सांसद या विधायक चाहते हैं तो ये खोल देते हैं। इनके लिए बहुत बड़ी चीज़ नहीं, बहुत ही नहीं, कई जगह पे ऐसे कम्युनिटी सेंटर है भी, कई धर्मशाला और कई ऐसे नहीं, तो सर वो तो डोनेटेड कुछ है, नहीं क्या है स्थिति ये है उनकी कि उनपे वहाँ के बाहुबलियों का कब्जा है हर क्षेत्र में, हर क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे हैं जहाँ कब्जा है उनका। तो पहली प्लानिंग सर मेरी ये होगी कि जितने हॉकर है, सब्जी विक्रेता है या जो भी फुटकर विक्रेता है, उनके लिए एक प्लेस में बनवाऊंगा। वो वहां जाके, और उनको उनका कोई पैसा नहीं देना। एक होता है कि नहीं सरकारी आपको देना है 10 रुपए, 15 रुपए, 20, कुछ नहीं, जो गवर्नमेंट का फंड आएगा उस फंड से वो बनाया जाएगा। हाँ, एक नॉर्मल फी रखा जाएगा जो उनको लगेगा कि उन्होंने नहीं दिया, वो उनका या तो मैं मंथली करवा दूंगा या डेली वाइज, वो बहुत ज्यादा नहीं होगा। तो मैं अपने शहर का विकास और अपने शहर का डेवलपमेंट ऐसे करूंगा, शहर भी खूबसूरत लगेगा, अतिक्रमण भी हटेगा, लोग भी खुश, सब कुछ। तो ये होना। ये बताइए, दूसरी समस्या जो आती है, हमेशा हम लोग डेली सुनते हैं जाम 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 जी, जाम। ट्रैफिक। हाँ, तो ये ट्रैफिक की जो समस्याएं हैं, आपने शहर में वन वे ट्रैफिक कर दिया, आपने शहर में ऐसे स्पीड ब्रेकर्स बना दिए, आपने शहर में जो है वो ट्रैफिक पुलिस डाल दी है। तो क्या इससे ये ट्रैफिक की समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी? सर देखिए, ये तो मुझे बिल्कुल ढकोसला लगता है, और खासकर मैं यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से पूछना चाहता हूँ, डीएम साहब से, कि भाई आपने जो ये किया, तो भाई अतिक्रमण तो पहले आप हटाइए। ये तो सबसे बड़ा मुद्दा है कि अतिक्रमण गया नहीं, छोटा सा रोड है, उसमें आप डिवाइडर डाल दिए, तो वो तो और ज्यादा ट्रैफिक हो गया। तो एडमिनिस्ट्रेशन को ये सोचना चाहिए कि नहीं, हम इसे नहीं करते, सबसे पहले मैं जो अतिक्रमण है उसको हटाते हैं, वहां से एक प्लेस बनाते हैं। और डीएम साहब भी चाहें तो खुद भी कर सकते हैं ये सब, क्योंकि उन्हें पूरा राइट है कि एक मार्केट प्लेस बनाया जाए और वहां भी जितने हॉकर हैं वो सब जाए करे ऑटोमेटिक। अच्छा, दूसरी चीज सर ये है कि आपने देखा होगा कि रोड साइड में जो रोड की जमीन है, वहां पे इन लोगों ने क्या किया, बिल्डिंग बना दिया है, और जो दीवार का कुछ एरियाज है वो रोड पे निकाल दिया है, जो जिसे नहीं कहते, वो क्या बोलते हैं उसे, लॉबी होता है, वो शायद वो घर का जो है वो रोड पे। तो ये तो सरासर गलत है, इसे तोड़ना चाहिए। रोड का चौड़ीकरण बहुत जरूरी है, चौड़ीकरण जो होता है रोड को, तो उसमें गवर्नमेंट की बहुत सारी जमीन है, रोड की जमीन, जिसपे इन लोगों ने घर बना रखा है। लेकिन हमारे पॉलिटिकल लीडर नहीं चाहते हैं कि ऐसा हो, क्योंकि उनका वोट बैंक खत्म हो जाएगा, उन्हें कोई वोट नहीं करेंगे। अगर टूट फाट शुरू हुआ तो उन्हें लगेगा अच्छा इस विधायक ने तोड़वाया। लेकिन मुझे इस बात का फर्क नहीं पड़ता, अगर कोई गलत है तो गलत है, और उसके लिए संविधान के तहत जो भी फैसला लिया जाना होगा वो लिया जाएगा, और इसके लिए नाराजगी की कोई बात नहीं, उनका मुआवजा भी दिया जाएगा। अगर गवर्नमेंट के खाते में मुआवजा है तो वो भी दिया जाएगा, और शहर इसी तरह डेवलप होगा। नहीं तो ऐसे शहर डेवलप नहीं हो सकता है, ना ही लोगों की मानसिकता। कई बार देखा होगा कि सड़कों से गाड़ियां उठा ली जाती हैं, चालान काट दिए जाते हैं,
पब्लिक को परेशान किया जाता है, आपने गाड़ी यहाँ क्यों लगाया, आप ये पार्किंग नहीं है, यहाँ नो पार्किंग एरिया है, इस क्षेत्र में आप क्यों लगा रहे हैं। तो हमारे यहाँ पार्किंग कहीं नहीं है, कहाँ लगाएंगे हम गाड़ी। आज आप बड़े मॉल्स की बात करें, बड़े दुकानों की बात करें, या फिर किसी भी बिजनेस प्रेमिसेस की अगर बात करते हैं, तो उनके पास पार्किंग के लिए जगह नहीं है। वो लोग बिल्कुल सड़क से सटा के अपना वो बिल्डिंग बना रहे होते हैं, जहाँ पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं होती उनके यहाँ। तो फिर वो पब्लिक कहाँ जाए? वो पब्लिक क्या चालान भरती रहे, गाड़ियाँ उनकी पुलिस वाले उठवाते रहे, पुलिस वालों का डंडा खाते रहे। ये कहीं ना कहीं लगता है कि पब्लिक को परेशान करने का बस ये है। जहाँ वो पब्लिक कहाँ जाएगी, आखिर उनका तो पार्किंग है। देखिए सर, जहाँ तक रही दरभंगा की बात, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ बहुत ऐसी जगह है जहाँ पे गवर्नमेंट स्पेस है, गवर्नमेंट लैंड है, वो चाहे तो उसे यूज़ कर सकते हैं। हमारा कुछ यूनिवर्सिटीज़ एरिया है, आप इधर चले जाइए तो पोलो फील्ड के भी आसपास में बहुत सारा जगह है जिसे पार्किंग में कन्वर्ट किया जा सकता है। और भी बहुत जगह है जो मैं आपको डिटेल भी मैं दे दूँगा, वहाँ ये पार्किंग बना सकते हैं, गवर्नमेंट पार्किंग। उसका कुछ नॉर्मल फी होता है, वो लोग जमा कर, अगर इन्होंने बनाया तब तो। हमारे सांसद महोदय हैं, वो जीत के जाते हैं शहर में, आते ही नहीं दोबारा, 5 साल के बाद तो दोबारा आते हैं वोट के लिए, उनको कोई मतलब नहीं। भाई इतने बड़े इंटरनेशनल प्लेयर हैं, उनके पापा मुख्यमंत्री, उन्हें क्या फर्क पड़ता है, जनता गई भाड़ में। तो ये जो मानसिकता है ये हमारे पॉलिटिकल लीडर्स की, उसको खत्म, और उसको वही खत्म कर सकता है यहाँ की जनता। इनको ये बताना है कि भैया